ये हड़प्पा सभ्यता सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इसमें हम कृषि और पशुपालन की बात करेंगे। वैसे तो कृषि और पशुपालन की बात हम 2 मिनट में या 1 ही मिनट में ख़त्म कर सकते हैं कि वहाँ पर गेहूँ और जो मुख्य फसलें थी, दाल, सफ़ेद चना मिलता था, तिल मिलता था, खरबूज, तरबूज, अंगूर ये मिलते थे, ये जानवर पालतू थे, ये जंगली जानवर थे, चावल के साक्ष्य लोथल से मिले या कुछ अन्य स्थानों से मिले हैं। ये बात 1 मिनट की है, लेकिन ये सिर्फ सतही बात है। यदि आप किसी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, या आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के एग्जाम के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाया गया है। यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर बिंदु स्पष्ट होना चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है और ये डिटेल में होगा। हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये। उस समय की आप अन्य सभ्यताओं की बात करें, जैसे मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो उन दोनों के पूरे एरिया को मिला लें तो भी वो हड़प्पा सभ्यता के एरिया से कम होता है। हड़प्पा सभ्यता में जलोढ़ मिट्टी के मैदान भी हैं, पर्वत भी हैं, समुद्री तट भी हैं, जैसे आप गुजरात में देखते हैं। तो इतना बड़ा इलाका है, इतनी विविधताएं हैं इसमें। तो कृषि में भी, फसलों में भी आपको विविधताएं देखने को मिलेंगी और पशुओं में भी आपको विविधताएं देखने को मिलेंगी। हड़प्पा सभ्यता नाम सुनते ही आपके मन में आता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, यानी कुछ शहरों के नाम आपको, जो बड़ी साइट्स हैं उनके नाम ही आपको नजर आते हैं। लेकिन ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के 1000 से ज़्यादा स्थान खोजे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश ग्रामीण स्थान हैं, जहाँ पर ग्रामीण संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो इसलिए कृषि और पशुपालन निश्चित रूप से वहाँ पर मुख्य कार्य थे। आखेट भी लोकप्रिय था, यानी शिकार भी करते थे। तो इस संदर्भ में हम कृषि और पशुपालन की बात को शुरू करते हैं। कृषि के लिए एक बात जुड़ी हुई है पर्यावरण से, जो काफी डिबेट इसमें चलती है कि हड़प्पा क्षेत्र का पर्यावरण उस समय कैसा था। आज तो सिंधु घाटी से लेकर घग्गर हाकरा रीजन आप भारत में आते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर इसका लास्ट स्थान है जो अभी तक हमें जिसके प्रमाण मिले। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ जो अधिकांश हड़प्पा स्थल है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं और इसलिए वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती होगी। इसके कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे अफगानिस्तान में शोरतुघई आपने स्थान देखा होगा। मैं आपको चित्र के द्वारा दिखाता हूँ। सबसे ऊपर आपको दिखता है, हालांकि वो इसमें शामिल इसलिए नहीं किया जाता, जैसे ये मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए शोरतुघई सबसे ऊपर। ये जब आप इसकी सीमाओं की विस्तार की बात करते हैं तो आप ऊपर ये जो मांडा है जम्मू कश्मीर, ये इसकी उत्तरी सीमा मानते हैं। ये क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे ऊपर ये देखिए ये रीजन है, ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है सारा। इससे ऊपर हड़प्पा सभ्यता का कोई अवशेष नहीं मिलता। ये शोरतुघई के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये कोई व्यापारिक चौकी रही होगी, जो उत्तर की दिशा से व्यापार के लिए यहाँ पर एक प्रकार का चौकी बना दी गई थी। तो ये कोई इसकी उत्तरी सीमा नहीं है। उत्तरी सीमा इसकी जम्मू कश्मीर में मांडा स्थान तक ही मानी जाती है। तो शोरतुघई से नहरों के प्रमाण मिलते हैं। एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से प्रमाणिक रूप से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान यहाँ पे नहरें थी। तो शोरतुघई या शोरतुघई इसको लिखते हैं। ये हो गया नहरों के प्रमाण वाला इलाका जो अफगानिस्तान में है। इसके अलावा सिंचाई के अन्य स्वरूपों की बात करें तो एक स्थान मिलता है बलूचिस्तान प्रांत में, जहां पर हमें गवरबंद मिलते हैं। गवरबंद ये एक तरह के तटबंध थे जहां पर मिट्टी की आड़ लगाकर और पानी को रोका जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि इससे भी सिंचाई की जाती होगी, क्योंकि आज भी बलूचिस्तान प्रांत में इस प्रकार से सिंचाई की जाती है। एक तीसरा अवशेष मिलता है पाकिस्तान में ही अल्लाह दीनो नामक स्थान से एक अवशेष मिलता है। अल्लाह दीनो में एक कुआं मिला है और उस कुएं को नालियों से जोड़ा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि उस नालियों से भी सिंचाई की जाती होगी, इसलिए उसमें नालियां बनाई गई हैं। तो ये सिंचाई व्यवस्था की संभावनाओं की बातें हैं। शोरतुघई से नहरें मिली हैं और बलूचिस्तान प्रांत में गवरबंद मिले हैं, तो हो सकता है कि उससे सिंचाई होती होगी। और अल्लाह दीनो से एक कुआं मिला है जिसमें नालियां जुड़ी हुई हैं, तो वो भी एक सिंचाई का माध्यम हो सकता है। अब हड़प्पा सभ्यता के वातावरण की बात करें उस समय की, तो यदि आप एनसीईआरटी जैसे पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि अर्ध शुष्क वातावरण था, क्योंकि आज की बात करें तो सिंधु घाटी से लेकर के
और घग्गर हागरा रीजन इंडिया में सारा क्षेत्र हम देखें तो अर्धशुष्क इलाका है। तो एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, लेकिन कई विद्वान ये मानते हैं, जिसमें प्रमुख नाम है मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट का। ये इनका मानना है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के दौरान वातावरण अर्धशुष्क नहीं रहा होगा। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट, इनके मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने 4 ऐसे पॉइंट बताए हैं जिनसे उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हड़प्पाकालीन वातावरण उच्च क्षेत्र में वर्तमान की तरह शुष्क नहीं था। पहला पॉइंट ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में चूंकि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता है और ईंटें पकाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ईंधन की। तो बड़े मात्रा में ईंधन के लिए वहां पर निश्चित रूप से ऐसी वनस्पति रही होगी, वन रहे होंगे, जिससे वो लकड़ी का ईंधन प्राप्त कर सकते हैं और जिससे वो ईंटों को पकाने का काम करते होंगे। और वन कहाँ पर होते हैं? जहां पर बारिश ज्यादा होती है। तो पहला पॉइंट इन्होंने पकी हुई ईंटों के लिए ईंधन की आवश्यकता से संबंधित बताया। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जैसे मैंने पहले बताया, बलूचिस्तान प्रांत में जो गवर्बंद मिले हैं, बलूचिस्तान प्रांत में जो गवर्बंद मिले हैं, उनके संदर्भ में भी इनका एक कहना है कि गवर्बंदों का निर्माण तो अधिक वर्षा की स्थिति में ही किया जाता है, तो हो सकता है कि वहां पर वर्षा अधिक होती हो, इसलिए गवर्बंदों का निर्माण किया गया है। तो एक तरह से दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इन्होंने सिद्ध किया कि वो उस समय के इलाके हैं, उस समय के जो सिंधु घाटी स्थल हैं वो अर्धशुष्क नहीं थे। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि मोहरों पर और जो मिट्टी की मूर्तियां मिली है या मिट्टी के बर्तन हैं उन पर चित्र मिले हैं, उससे वहां पर अवशेष मिलते हैं बाघ के, हाथी के और गैंडे के, राइनो के। तो बाघ, हाथी, गैंडे किन इलाकों में रहते हैं? जहां पर सघन वन हो। ऐसा तो नहीं है कि शुष्क इलाके हैं, कोई रेगिस्तानी इलाके हैं या मैदानी इलाके हैं वहां पर ये रहते हो। तो इस पॉइंट से भी इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वो विकसित वन प्रदेश और अच्छी वर्षा से युक्त वातावरण रहा होगा। चौथा पॉइंट वो बताते हैं हड़प्पाकालीन स्थलों की जल निकास प्रणाली को। जो शहरों में जल निकास प्रणाली बनाई गई है शहर का पानी बाहर निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वर्षा ज्यादा होती होगी, इसीलिए उन्होंने जल निकास प्रणाली विकसित की। अब इनमें से 2 पॉइंट तो आसानी से खंडित किए जा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट कि पकी हुई ईंटों के लिए कितना ईंधन की जरूरत होगी, ये हम अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरी बात, हड़प्पा में जल निकासी की जो चौथा पॉइंट है, जल निकासी प्रणाली है, वो ये जरूरी नहीं है कि वर्षा का पानी निकालने के लिए ही बनाई गई हो। घरों से निकलने वाले गंदे पानी को भी शहर से बाहर निकालने के लिए जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की गई हो सकती है। तो ये 2 पॉइंट हैं वो खारिज किए जा सकते हैं। तो ये डिबेट इस पर अभी भी चल रही है। कई विद्वान तो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी में हड़प्पा काल से लेकर अब तक जलवायु वैसी की वैसी है, लगभग जैसी आज के जो दौर में पाई जाती है, अर्धशुष्क है। कुछ अध्ययन भी सामने आए हैं, उनके संदर्भ में मैं आपको छोटा सा बता दूं कि एक पूरा वनस्पति शास्त्री है गुरदीप सिंह। उन्होंने एक अध्ययन किया था राजस्थान में, पुष्प पराग विश्लेषण किया उन्होंने, और वो लिए राजस्थान में झीलों वाले इलाकों से, जिसमें उन्होंने खारे पानी वाली, नमक वाली झीलें ली, सांभर, डीडवाना और लूणकरणसर, और पुष्कर की मीठे झील का उन्होंने, पुष्कर में जो मीठे झील है उसका चयन किया। तो उन्होंने वर्षा की मात्रा को, वर्षा की औसत दर है 8000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, वर्षा की औसत दर निकालने के लिए इस प्रकार का अध्ययन किया। उन्होंने अपने निष्कर्ष में यह पाया कि जहां 3000 ईस्वी पूर्व में लगभग वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी हुई थी, इनका यह मानना था कि 3000 बीसी में वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी हुई, और यहीं से लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का काल शुरुआत होता है। और लगभग 1800 ईस्वी पूर्व के लगभग वर्षा की मात्रा में कमी आई थी। ये काल हम मानते हैं कि जहां से हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू होता है। लेकिन एक दूसरा अध्ययन जिसमें एंजेल और उसके साथियों ने 1999 में किया था, लूणकरणसर झील को उन्होंने पैमाना बनाया था, और उन्होंने ये बताया कि ये जो झील है वो 3500 बीसी में सूख चुकी थी, 3500 ईस्वी पूर्व में सूख चुकी थी। सूखने का कारण मतलब वर्षा कम है। तो जहां पर गुरदीप सिंह ये बताते हैं कि बारिश हड़प्पा सभ्यता के दौरान बढ़ी थी, जबकि दूसरा एक अध्ययन बताता है कि उस दौरान बारिश कम हुई थी। तो अभी तक ये जलवायु के चरित्र से संबंधित जो बहस है वो अनिर्णित है, यानी कोई इसमें निर्णय नहीं लिया जा सकता। दोनों बातें आपको समझनी है। तो ये थी उस समय के वातावरण की बात।
अब फसलों के संबंध में क्षेत्रीय विविधता की हम बात करें तो जैसे गेहूं मिलती है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, जौ मिलती है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में। इसी प्रकार से तरबूज के बीज मिलते हैं, मटर मिलते हैं, खजूर मिलते हैं। तो वो कौन कौन सी फसलें हैं, अभी इनके बारे में हम बात करते हैं। अब यदि हम फसलों की बात करें तो उस दौरान मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है ये, और फसलों में हमें विविधता देखने को मिलती है और कृषि होती थी। इसके प्रमाण तो आप सभी जानते हैं कि बैल की जानकारी थी उनको, वृषभ के बहुत सारे आपको चित्र मिलते हैं मोहरों पर भी और मिट्टी के बर्तनों पर भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप भी मिले हैं। कौन से स्थानों से, ये बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है वो मैं बीच बीच में लिखता भी जाऊंगा। जैसे बनावली जो कि हरियाणा में है, और चोलिस्तान ये बहावलपुर में है और रेगिस्तानी इलाका है। ये चोलिस्तान डेजर्ट है। बहावलपुर पंजाब प्रांत पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसका दक्षिणी हिस्सा, और जो थार डेजर्ट है, थार का मरुस्थल है, उसी का एक पार्ट है चोलिस्तान, जिसको पाकिस्तान में लोकली इसको कहा जाता है रोही। वहाँ पर लोकली लोग इसको रोही बोलते हैं। देखिए, यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं या नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको पाकिस्तान की जानकारी जरूरी है, क्योंकि 1947 के बाद भारत पाकिस्तान अलग हुए हैं। उससे पहले तो सारा जो बात है वो भारतीय उपमहाद्वीप की होती है, तो सब कॉन्टिनेंट है उसकी बात होगी, तो उसमें आपको पाकिस्तान वाले इलाके का निश्चित रूप से ज्ञान होना जरूरी है। तो आप पाकिस्तान का नक्शा देखिए, पंजाब प्रांत कहाँ पर है, बलूचिस्तान कहाँ पर है, इसके अलावा सिंध प्रांत कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत होती है। मैप जरूरी है, सबसे ज़्यादा आपके माइंड में मैप क्लियर नहीं है कि कहाँ पर पंजाब प्रांत है और उसका दक्षिणी हिस्सा कहाँ तक आएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ से मिलते हैं हमें हल के प्रतिरूप, यानी मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप यहाँ से मिलते हैं, बनावली हरियाणा और चोलिस्तान पाकिस्तान से। दूसरा एक आपको पता है, जैसे कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा से आप फोटो देख सकते हैं, साफ तो नहीं है ये ज़्यादा, जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। और ये इस प्रकार से आपको लाइनें मिलेंगी, यूं भी, ऐसे भी और ऐसे भी, समकोण पर काटती हुई। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 2 फसलें उगाई जाती थी। तो ये हमें प्रमाण मिलते हैं कि वहां पर खेती होती थी, उनको हल का भी ज्ञान था और बैल के बहुत सी चित्र मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि वो बैल का प्रयोग भी हल को जोतने के लिए करते थे। अब बैल उस समय, एक ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा कभी कि बायो इंजीनियरिंग की दिशा में हड़प्पा सभ्यता में पहला कदम कौन सा था। बायो इंजीनियरिंग की दिशा में, बायो इंजीनियरिंग की दिशा में हड़प्पा सभ्यता में पहला कदम कौन सा होता है, ये एक क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बैलों का बधियाकरण। बधियाकरण होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैस्ट्रेशन। तो बैलों का बधियाकरण जब हुआ, उनके अंडकोश निकाल लिए जाते थे, तो उससे उनको कंट्रोल करना आसान हो गया और उसकी वजह से उनको खेतों में काम में लिया जाना और बोझा ढोने के काम में लिए जाने में आसानी हो गई। अब बैलों के खेती में प्रयोग से उत्पादन बढ़ा, क्योंकि मानव श्रम की कम आवश्यकता हुई और ज़्यादा क्षेत्र में वो बुआई कर सकते थे। तो उससे अनाज का उत्पादन भी बढ़ा और जो वो अतिरिक्त अनाज है वो शहरों के लिए काम में आने लगा, क्योंकि शहरों में लोग अन्य कार्यों में संलग्न रहते थे। तो उनके लिए जो अतिरिक्त अनाज का उत्पादन ग्रामीण संस्कृतियों से होता था वो शहरों की तरफ ले जाया जा सकता था, और उसके लिए बैलगाड़ियाँ ही साधन थी। अब यदि हम मुख्य रूप से फसलों की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको चलो मैं मिटा देता हूँ, अब सीधा ही डायरेक्ट फसलों की बात करते हैं। मैं फसलें करता और ही कुछ बताता जा रहा हूँ, फसल अभी तक बताई नहीं है। फसलों की बात करें तो सिर्फ पहले मैं एक व्यापारिक फसल की बात करता हूँ, कपास की। कपास की खेती के सबसे पुराने प्रमाण सिंधु नदी की घाटी में ही मिलते हैं, यानी यही जो वो एरिया था, सिंधु नदी का एरिया। हालांकि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कपास की खेती हो रही है, लेकिन एरिया वही है। शुरुआत कहाँ से होती है? सिंधु नदी की घाटी से।
सिंधु नदी की जो घाटी है वहीं पर सबसे पहले दुनिया में कपास का उत्पादन होता है। इसलिए जो यूनानी है उन्होंने कपास के लिए शब्द प्रयोग किया शुरुआत में सिंडन, क्योंकि ये सिंधु नदी की घाटी में पैदा हुई थी और यहीं से यूरोप में इसके बारे में पता चला था, तो इसलिए इसको सिंडन कहा गया था। तो ये एक प्रकार की व्यापारिक फसल है कपास। अब अगर हम अनाजों की और अन्य फसलों की बात करें तो मुख्य रूप से आपको वहाँ पर मिलती हैं दो फसलें, गेहूँ और जौ। इन दो फसलों के आपको प्रमाण मिलते हैं। अन्य फसलों की बात करें तो जैसे चावल है, ये विवादित रहता है। चावल एक तरह से मुख्य फसल आपकी नहीं कह सकते, कम प्रमाण मिलते हैं चावल के। लंबे समय तक तो आपने यही पढ़ा होगा, अभी भी पुस्तकों में मिलता है कि चावल का लय और लोथल का लय से याद कर लो कि चावल मिलता था लोथल में। अब ये पुरानी बात होगी। चावल है वो लोथल के अलावा भी हड़प्पा से भी मिल गया, रंगपुर से भी मिल गया, कालीबंगा से भी उसके अवशेष मिल गए, तो बहुत से स्थानों से मिल गए। अब आपको सिर्फ लोथल रटने की जरूरत नहीं है, चावल के काफ़ी स्थानों से अवशेष मिल गए हैं। लेकिन बड़े स्तर पर चावल का प्रयोग नहीं होता था। चावल से परिचित थे, उपयोग होता था, ये निश्चित सी बात है। इसके अलावा दालों का प्रयोग होता था, दाल उगाई जाती थी, दाल की खेती होती है। दालों में जैसे सफ़ेद चना, मसूर, इसके अलावा तिल के बारे में भी प्रमाण मिलते हैं, सरसों के बारे में भी प्रमाण मिलते हैं। इन सब की वो खेती करते थे। अन्य की बात करें, जैसे फलों की बात करें, जैसे तरबूज, खरबूज या खरबूजा आप कह सकते हैं इसको, खरबूजा, अंगूर, इनके बारे में भी वो सब जानते थे, इनके प्रमाण मिलते हैं। अन्य जैसे मसाले संबंधित या इस प्रकार के अन्य फसलों की बात करें तो अदरक, लहसुन और एक आपको अवशेष मिलते हैं मेहंदी के। तो ये जितनी भी फसलें मैंने आपको बताई कि इनकी खेती होती थी और इनके प्रमाण मिल चुके हैं। लहसुन की खेती आप याद रखना, लहसुन की खेती से संबंधित जो मुख्य इलाका है जहाँ से अवशेष मिले हैं वो है हरियाणा में बालू। हरियाणा में कैथल जिला है एक, वहाँ से लहसुन की खेती के प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर लहसुन उगाया जाता था। तो ये तो है फसलों की बात। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्य फसलें में आप बात करोगे खाद्यान्न में तो गेहूं और जौ की बात आएगी। इसके अलावा दालें भी हैं, तिल भी है, सरसों भी है, तरबूज, खरबूजा, अंगूर, अदरक, लहसुन, मेहंदी और व्यापारिक फसलों में कपास, ये सभी आपको इसकी जानकारियाँ मिलती हैं। इन सब के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे चावल के साक्ष्यों के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलते हैं। तो उसके लिए आपको बुक्स में ये मैं सिंधु से संबंधित नहीं है, कोल्डिहवा ये आई है, कोल्डिहवा यूपी में एक स्थान है, वहां से चावल के साक्ष्य प्राचीनतम मिलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आपको पुस्तकों में मिलेगा, लेकिन अब इसमें चेंज हो गया है पुस्तकों में, हालांकि अभी तक चेंज नहीं आया है। लहुरा देव ये भी यूपी में ही है, और यूपी में जो संत कबीर नगर जिला है वहां पर ये स्थित है। लहुरा देव संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से कोल्डिवा से भी पहले पुराने समय के चावल के प्रमाण मिलते हैं। तो यदि आपको यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यदि आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए जिसमें चावल के पुराने प्रमाणों की बात करें और कोल्डिवा और लहुरा देव दोनों ऑप्शन में हो, तो आपको लहुरा देव चूज करना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से फसलों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पशुओं की, पशुपालन की। तो अगला बिंदु है पशुपालन। जैसे मैंने शुरू में बताया था, यदि आप डिटेल में सारी चीज पढ़ेंगे तो ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक हो जाता है, कृषि और पशुपालन ही। इसमें भी मैंने बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश की है। पशुपालन में कुछ ऐसे पशु हैं जो कि पालतू हैं और कुछ ऐसे पशु हैं जो जंगली हैं। अब इसकी पहचान कैसे होती है, कैसे आप, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि तो आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी। जो सैंधव लिपि है, चित्राक्षर लिपि है, संकेत संबंधी जो लिपि है, वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि हम ये जानवर पालते थे और हमारे यहाँ ये जानवर जंगली होते थे, उसका कैसे पता लगाया जाता है। किसी भी जानवर को जो उसको पालतू बनाया जाएगा, तो जीव विज्ञानी या जीव पुरातत्वविद है वो उसका पता लगा सकते हैं उसकी हड्डियों का परीक्षण करके। किसी भी जानवर को पालतू बनाया जाएगा तो उसका शरीर का आकार और उसकी कुछ हड्डियों के आकार का आकार है वो बदल जाता है।
उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और उनका परीक्षण करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये जानवर, इस प्रजाति का ये जानवर पालतू है और ये जानवर जंगली है। तो ये पता लगाया जा सकता है। ये मैंने आपको एक अलग से क्वेश्चन बताया है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। तो जानवरों की हड्डियों में जहां मिलते हैं हमें, पालतू पशुओं में की बात करें तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस। भैंसे का तो एक चित्र मिलता है जो शिकार करते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ये एक पालतू पशु है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस। इसके अलावा कुत्ता बिल्ली तो देखो पालते ही थे, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, ये सब पालते थे। इन सब के प्रमाण हमें मिलते हैं कि ये पालतू पशु रहे होंगे। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जैसे मछलियों के भी जानकारी, क्योंकि समुद्री इलाका है तो मछली तो निश्चित रूप से होंगी। मछली, कछुए, घोंगे, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप, क्योंकि गुजरात वाला इलाका समुद्री तट वाला इलाका है, तो समुद्र है तो मछली तो, जब मनुष्य नहीं था तब भी मछली हुआ करती थी दुनिया में। तो मछली, कछुए ये तो थे ही। और जैसे समुद्री तट वाले इलाके हैं वहाँ पर मछली खान पान में भी चलती थी। घोंगा भी एक प्रोटीन का स्रोत होता है, तो वो भी वो खाते थे। और जंगली जानवरों में मैं अब लिखूंगा नहीं, जंगली जानवरों में बाघ है, तेंदुआ है, खरगोश या अन्य जो पक्षी हैं जैसे मोर है, बतख, कबूतर, मुर्गा, और एक जानवर में भूल गया जैसे बंदर। ये सभी उस दौरान, वो सभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन सब जानवरों से परिचित थे। अब मेन बिंदु आता है एक घोड़े का, जो विवादास्पद है। घोड़े का, ऐसे घोड़ा ही लिख देते हैं, फिर यहाँ पर ज्यादा घोड़ों की क्यों बात करें, एक की कर लेते हैं। घोड़ा। घोड़े के संबंध में विवाद ये रहा है कि लंबे समय तक की माना जाता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े को जानते ही नहीं थे, घोड़े के बारे में। लेकिन अब कुछ स्थानों से अवशेष मिले हैं, हालांकि उन पर भी विवाद होता रहता है। जैसे सबसे पहले सुरकोटड़ा से मिला था, पाकिस्तान में है सुरकोटड़ा, या दा भी लिखते हैं इसको क्योंकि DA है लास्ट में इंग्लिश में। तो सुरकोटड़ा से जो अवशेष मिले थे, और इसके अलावा बाद में अन्य स्थानों से भी मिले हैं अवशेष, तो उनमें बाद में ये कहा गया कि ये घोड़े के नहीं, जंगली गधा जो आमतौर पर गुजरात में कच्छ के रण में और सिंधु रीजन में आसानी से पाया जाता है, तो ये उसके अवशेष हैं। लेकिन फिर भी अब तो हड़प्पा, लोथल, सुरकोटड़ा, कुंसी, कालीबंगा, तो उससे अश्व या उसी की प्रजाति के कुछ अवशेष मिले हैं। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो घोड़े के बारे में जानते नहीं थे, तो पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को, यानी घोड़े के अस्तित्व को पूरी तरह नकार नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि घोड़े का उपयोग काफ़ी सीमित रहा होगा, यानी वो जानते हैं लेकिन वहाँ पर ज़्यादा घोड़े नहीं रहे होंगे। तो ये बात थी घोड़े के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा विवाद आता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक जानवर भूल गया था मैं इसमें, जंगली जानवरों की बात की तो मैंने गेंडे का, जो राइनो है, वो तो बहुत से चित्रों पर भी मिलता है। इसके अलावा जैसे आपने मोहरें देखी होगी, एक मोहर दिखाता हूं जिसमें आपको एक सींग वाला जानवर मिलता है, यूनिकॉर्न। ये दुनिया की कई सभ्यताओं में इसका चित्र प्रचलित है। यूनिकॉर्न एक, आप कह सकते हैं कि काल्पनिक जानवर है। यूनिकॉर्न नाम का कोई जानवर दुनिया में अभी तक तो देखा नहीं गया है। तो यूनिकॉर्न है वो मोहरों पर बहुत ज्यादा मात्रा में इसके चित्र बनाए गए हैं। हाथी के बारे में, हाथी के भी चित्र मिलते हैं, हाथी की भी उनको जानकारी थी, ऊंट की भी हड्डियां मिली हैं। तो बहुत सारे जानवर हो गए। इसके अलावा यदि मेरे को बाद में कोई जानवर का नाम याद आता है तो मैं उसके बारे में, जब मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा तो उस समय मैं इसमें लिख दूंगा स्क्रीन के ऊपर, कोई याद आता है तो। वैसे कोई विशेष बात भी नहीं है, काफ़ी सारी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए आपको लगता है कि ये टॉपिक काम में आएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।